नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इन सब्जेक्ट्स को हमें कैसे पढ़ना है, एटलीस्ट एक 20 डेज का प्लान, और ऐसी कौन सी स्पेशल टेक्निक्स या ट्रिक्स को हम फॉलो करें कि हमारे मार्क्स एग्जाम में अच्छा है। या फिर बात की जाए कि भाई इन सब्जेक्ट्स को हमें एग्जाम में लिखना कैसे है। भाई वैसे मैंने पहले बहुत ही सारे इस रिगार्डिंग वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी ठीक है, आप सेमेस्टर के बच्चे हो, नए बच्चे हो, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा सा इसमें हम कुछ चीजें मॉडिफाई कर देते हैं। और जिस प्रकार से भाई एमसीक्यू, लॉन्ग ऐसे और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से हम इसके सिलेबस को फ्रेम आउट करके देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कैसे हमें मिनिमाइज करना है। यानी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपके लिए ये सारा सब्जेक्ट आसान बना दूंगा। आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी ड्रग्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कौन सी ड्रग्स को हमें पढ़ना है, कौन सी ड्रग्स मतलब की इंपॉर्टेंट रहती है, वो ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। क्योंकि नर्सिंग फील्ड के अंदर फार्माकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा मेडिसिन पढ़ना है, हर एक ड्रग के बारे में पढ़ना है, नहीं। बट आपको हर ड्रग के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि भाई वो क्या काम आती है, क्या नहीं आती है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो उन चीजों के रिगार्डिंग हम अपनी कुछ कलाओं को, कुछ ट्रिक्स को उपयोग में लेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स है वो अच्छा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको एक कंप्लीट क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये सारा कंटेंट इसी रिगार्डिंग बना रखा है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जिसके अंदर हम फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे आने वाले हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू आने वाले हैं। अब एमसीक्यू में तो क्या है कि बहुत ही वाइड वैरायटी है भाई, 5-7 तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे पूरी फार्मा से। तो उसका तो हम नहीं कह सकते। शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। देखिए, यूनिट वाइज में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा की तरह डालता हूँ, और यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको सब पता रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी बताऊंगा कि भाई इनको अच्छे से पढ़ लेना है। जिसमें फार्माकोलॉजी का जो बेसिक है नर्सिंग के अंदर, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। यानी कि ये पहला सवाल है जो आपको आना ही चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि भाई हमें जब ये पता होगा कि भाई कोई भी ड्रग कैसे काम करती है, जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, उसी को ही हम घुमा फिरा के फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, ये बॉडी के अंदर जाकर के ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। और ये लगभग थोड़ा इजी होता है, इसमें इतना ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ता। तो हमेशा ऐसा रहता है कि एक सवाल इसका फिक्स आ ही जाता है। अगला जो चीज है वो है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी भैया इंपॉर्टेंट रहती है। के अंदर ये समझ लो कि टर्मिनोलॉजी से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भाई आपको फार्माकोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि एफिकेसी, ड्रग्स क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ड्रग पोटेंसी क्या होती है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, टेरेटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। इन वर्ड से आप रूबरू हो जाइएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ आपको सारा कंटेंट मिलेगा, कैसे उसको एसेस करना है, कैसे पढ़ना है। बस आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए, मैं बहुत सारी चीजें आसान कर दूंगा। आगे समझिए। अब हम चालू करते हैं यूनिट थर्ड में, है ना। सेकंड यूनिट यहाँ नहीं लिए, सेकंड यूनिट में बाद में बताऊंगा, लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए। यहाँ पे देखिए बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की ड्रग्स, यानी कि जीआई सिस्टम की ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले जो उल्टी की दवाई आती है, एंटीमिटिक्स और इमिटिक्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आप अगर आप थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप एंटा एसिड के बारे में भी पढ़ सकते हो, इजी है। यहाँ पे एक सवाल है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप पक्का पढ़ लेना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को, और इमिटिक्स एंटीमिटिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि इन दो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे एंटा एसिड आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, बट ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जितना कम हो सकता है उतना कम यहाँ पे किया है। अगली जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स की हम बात करें, तो वहां पे हमेशा एक ही सवाल घुमा फिरा के बनता है। वो या तो आपको साल्बुटामोल पूछ सकता है, वो एंटी अस्थमेटिक नाम से पूछ सकता है, या फिर वो ब्रोंकोडायलेटर के नाम से पूछ सकता है। देखो फार्मा के अंदर क्या है कि जो पॉपुलर ड्रग्स होती है उनके नाम से भी सवाल आ जाता है। तो अब जैसे साल्बुटामोल है, तो वो एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, तो वो डायरेक्ट नाम से भी पूछी जा सकती है। आगे मैं बताऊंगा भाई, जो डायबिटीज के लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं वो नाम से भी पूछी जा सकती है। यानी कि आपको कुल मिलाकर यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से इस पोर्शन से एक फिक्स सवाल आता है, बट सवाल बड़ा भी आ जाता है। और बड़े सवाल में आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़नी है। अब यहाँ पे एक पॉपुलर ड्रग है डिजॉक्सिन, जो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो इस डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ लेना, स्पेशली इसका साइड इफेक्ट तो पक्का पढ़ लेना। 4 नंबर, या फिर बोला जाए तो एक छोटा सवाल एंटीप्लेटलेट या थ्रोम्बोलाइटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, हालांकि देखिए कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक आपके उसका नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। ये मेजरली क्या है कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बट ये पूरे सिस्टम पे काम करती है, इसलिए इस ड्रग को आप कॉमनली पढ़ लेना। देन एक छोटा सवाल है प्लाज्मा एक्सपेंडर और हिपेरिन और वारफेरिन, बट इसमें भी अगर मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव को तो पक्का पढ़ के ही जाना है, डिजॉक्सिन को पक्का पढ़ के ही जाना है, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, हिपेरिन और वारफेरिन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप इनको लाइटली पढ़ लेना। बाकी मैं आपको अभी बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे फार्मा है वो अच्छे से कवर कर लोगे। मुझे पता है बुक्स वगैरह में काफी टिपिकल बना रखा है, बुक्स में देख सकते हैं या फिर कहीं पे बहुत ही ज्यादा पढ़ा रखा होगा, लेकिन अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं केडी त्रिपाठी जैसी बुक भी उठा लेते हैं, बट हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आसान कर देंगे इसको जितना पॉसिबल होगा उतना।
अगली यूनिट है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग्स आती है। यहाँ पे आपको इंसुलिन के बारे में पक्का पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, जिसमें भाई जैसे मेटफॉर्मिन हो गई। मेटफॉर्मिन एक बहुत पॉपुलर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो डायबिटीज वाले पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये भी बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग ड्रग है कि भाई जिम विम वाले होते हैं उनमें कैसे काम करती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये चारों चीजें या एंडोक्राइनल सिस्टम की जो मैं ड्रग्स बोलूं, ये चारों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक तो अलग नेक्स्ट लेवल के इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लेकिन देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन दोनों में से एक सवाल घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कीमोथेरेपी और कम्युनिकेबल डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ से भी पक्का सवाल आता है। और इसमें एक एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या डोज थेरेपी, ये आपको लगभग हर कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है और आपको बहुत ही बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देन आपको कुछ ड्रग्स पढ़नी है, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। एक अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है एचआईवी, तो एंटी एचआईवी ड्रग या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग या फिर एंटी वायरल ड्रग, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, देन एंटी फंगल ड्रग को आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। एक अगला मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि कीमोथेरेपी का जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको पढ़ के जाइएगा। अब कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग्स आती है जैसे पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सल्फोनामाइड्स, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना। इनके एग्जांपल्स देख के चले जाना कि भाई मैक्रोलाइड्स में कौन सी आती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कौन सी होती है, पेनिसिलिन की कैटेगरी में कौन सी है, सल्फोनामाइड्स में कौन सी है ना। अब इतना आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट में दे रखा है पोर्शन। देन फार्माकोलॉजी सेकंड करके भी आपका सिलेबस दे रखा है ना, आईएनसी का जो सिलेबस है सेमेस्टर का, कि भाई ये थर्ड में या ये फोर्थ। भैया देखा जाए तो फार्मा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है और याद भी ये मुश्किल से होता है। तो मुझे पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये समझ लीजिए कि आपके जो चारों साल हैं, चारों साल में से सबसे जो आपके टिपिकल ईयर है या फिर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जो पोर्शन आएगा वो यही आएगा, फार्मा पैथोजेनेटिक्स और एमएसएन साथ में। क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही लंबा चौड़ा इनका सिलेबस होता है और इसमें बहुत ही सारी चीजें करनी होती है। लेकिन वी विल ट्राई कि हम अपने सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बनाएं। अगला देखते हैं, ईएनटी की जो ड्रग्स है उसमें एंटी हिस्टामिन नाम की ड्रग्स है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम आप डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ये पढ़िएगा। और इसी एंटी डायूरेटिक में आप एक रास सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। देन अगला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसकी ड्रग्स हमें पढ़नी होती है। और इसमें मैं आपको बोलूंगा एनसेड्स और ओपियोइड्स, इन दोनों के अल्टरनेट सवाल बनते हैं। कभी एनसेड्स आती है, कभी ओपियोइड्स आती है, लेकिन एनसेड्स मोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये आपके डेली यूज की ड्रग्स है। जैसे भाई पैरासीटामोल के साथ आप जो ये खाते हो डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, ये सब एनसेड्स कैटेगरी में आती है। ठीक है, ओपियोइड्स में मॉर्फिन वगैरह आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मॉर्फिन करके अलग भी सवाल आ सकता है, ओपियोइड्स नाम से भी आ सकता है। देन एक छोटा सा सवाल, अगर आप एक टॉपर बच्चे हो या फिर अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो तो एनेस्थीसिया और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगली जो ड्रग है जिसके अंदर हिप्नोटिक और सेडेटिव्स है ना, हिप्नोटिक और सेडेटिव्स है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। एक एंटी कन्वर्जेंट्स है, इनके बारे में भी पढ़ के जाना है। अब देखिए, हालांकि नर्वस सिस्टम में बहुत ही सारी साइकेट्रिक की भी ड्रग्स ऐड कर रखी है, हो सकता है कि आपको पढ़ाई गई हो, लेकिन मेजरली क्या होता है कि वो ड्रग्स वो लोग साइकेट्रिक में ही ज्यादा पूछते हैं। जैसे भाई एंटी डिप्रेसेंट हो गई, है ना, मूड इलेवेटर्स हो गई, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो गई, तो उन ड्रग्स को उनमें ज्यादा पूछा जाता है। हमारे यहाँ फार्माकोलॉजी में इनको ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और वो सारी ड्रग्स आप पढ़ भी नहीं पाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा, मैं आपको ज्यादातर वही चीजें बताता हूँ कि जो आपके सेमेस्टर के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना बर्डन करने वाली चीज है, ना बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करने वाली चीज है कि भाई इतनी तो करनी है। देन हार्मोनल ड्रग्स में आते हैं, इसमें आपको ओसीपी पढ़ के जानी है। कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं आपने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ा होगा। एक अभी आपके नया और ऐड कर दिया है, प्रेगनेंसी और लेबर के अंदर कौन सी ड्रग्स है। हालांकि आप ओबीजी में पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी सारी जो ड्रग्स है उनके बारे में, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह है, उनके बारे में नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अगला जो मिसकेलेनियस पोर्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सवाल भी बनता है। और इसमें बड़ा सवाल आपके यही बनेगा कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन सी है, या फिर सीपीआर में यूज होने वाली कौन सी ड्रग्स होती है, या इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक नर्सिंग स्टूडेंट को इमरजेंसी ड्रग्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देन एंटीडोट और एंटीविनम के बारे में आप पढ़ सकते हो, है ना, तो ये वाला थोड़ा मोर इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी ड्रग्स वाला। ओके, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। देन वैक्सीन और सेरा के बारे में आप पढ़ सकते हो। देन 15 यूनिट आती है, 15वीं यूनिट है जिसके अंदर आपका है अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें आयुष के बारे में आपको पढ़ के आना। देन एक 16 यूनिट है, आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देन अगला जो यूनिट सेकंड जो पहले रह गई थी वो ये है कि आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन देखना है ना। तो ये जो पोर्शन है ये आप हाईलाइट कर लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो और प्लान बना लो कि आपको 20 दिन के अंदर 10 दिन आपको फार्मा को देने हैं। मान लीजिए 10 दिन आपको देने, तो 10 दिन में आपको इन सब टॉपिक्स को तो पक्का पढ़ लेना है। इसके अलावा आप फर्दर कुछ पढ़ रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेजरली अगर आपने ये पोर्शन कर लिया तो फार्माकोलॉजी में आपकी बैक तो कतई नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी मैंने जब अपनी, देखो सीधी बात है कि मैंने भी इतना ही पढ़ा है, मैंने भी इतना ही पढ़ा है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा, इतने में से ही वहां आता है। अब देखते हैं
कि किसी भी ड्रग को कैसे लिखा जाता है। इसका ना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। अगर हम उस फॉर्मेट को लिखना समझ जाए या फिर समझ जाए कि भाई हमें क्या पढ़ना रहेगा किसी भी ड्रग्स में। अब मान लो कोई भी आपने किताब उठाई या किसी भी साइट पे गए, वहां तो बहुत कुछ लिखा है। अब हर चीज तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें एग्जाम में लिख के आनी है, लेकिन हमें अपने नर्सिंग के एग्जाम में कितना लिखना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी रूल को फॉलो करना, इसी पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। विश्वास रखना, आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे और ये एक सबसे स्टैंडर्ड पैटर्न है। अब इसको आप बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही कान खोल के सुनिएगा, ठीक है। देखिए, कभी भी आपके सामने ड्रग्स आएगी, उसमें सबसे पहले आपको उस ड्रग का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखना है ना। आप इसको एक ही हेडिंग दे सकते हो, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, जो आप चाहो। वो आपको नाम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्ड आता है एंटी एंजाइनल, मतलब एंजाइना को रोकने के लिए जो हम दवाई यूज कर रहे हैं वही तो है एंटी एंजाइनल। आ जाता है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि जो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए हम यूज कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब इसके साथ अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप एक लाइन में हाइपरटेंशन को समझा सकते हो, या एक लाइन में आप एंजाइना को समझा सकते हो कि एंजाइना इज टाइप ऑफ सीवियर चेस्ट पेन व्हिच कैन लीड टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन फ्यूचर, है ना। और हाइपरटेंशन आप बता सकते हो हाइपरटेंशन क्या होता है। तो पर्टिकुलर हमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में 4-5 लाइन खर्च करनी है, और उन 4-5 लाइन के अंदर शुरू की 1-2 लाइन आप उस डिजीज के बारे में लिख सकते हो, और बाद में आपको लिखना है कि भाई ऐसी ड्रग्स जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए, एंजाइना के लिए या हाइपरटेंशन के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, दैट आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी एंजाइनल ड्रग। तो हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को लिखने के बाद हम चलेंगे क्लासिफिकेशन पे। और क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आनी ही चाहिए, और यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट भी होता है, और ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसी से ही साबित होगा कि आपको किसी ड्रग का नॉलेज है या नहीं है। यानी कि क्लासिफिकेशन याद करने में ही हमारी फार्माकोलॉजी को पढ़ने में सारा टाइम जाता है, बाकी सारी चीजें इतनी टफ नहीं है। ये क्लासिफिकेशन टफ है क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन में आपको एटलीस्ट 1 या 2 एग्जांपल लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ड्रग्स आती है एनसेड्स, तो जब आप इस एनसेड्स को लिखोगे तो इस पे ना अलग अलग टाइप की इसका क्लासिफिकेशन होता है कि कुछ कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है, कुछ प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है, कुछ नॉन कॉक्स इनहिबिटर होती है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप है और उनके कौन से एग्जाम्पल्स है वो आपको याद करने पड़ते हैं। तो उनको याद करना इज लिटिल बिट टफ, यहीं पे ही फार्माकोलॉजी आपको टफ लगती है। अब क्लासिफिकेशन में उस ड्रग का क्लासिफिकेशन विद एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको करना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि जितना हो सके इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर टेबल के फॉर्म में या फिर थोड़ा बहुत शो ऑफ करके आप इसको लिखो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आप जस्ट आप एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दो, डिटेल्ड फ्लो चार्ट बना दो, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है बहुत ही ज्यादा कुछ, तो डियर मैं आपको बोलूंगा कि आप जब उस फ्लो चार्ट को बना रहे हो तो उसी फ्लो चार्ट को 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा इस ड्रग के बारे में नहीं पता है, ठीक है। बाकी मुश्किल से 20 ड्रग है जिनके क्लासिफिकेशन होते हैं, 20 टाइप की ड्रग्स है जिनके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो 20 टाइप की ड्रग्स को अगर आप A4 शीट पे उनके क्लासिफिकेशन को लिख लिख के उनके 2-2 एग्जांपल्स लिख लो तो पक्का आपको एटलीस्ट 12 या 15 का क्लासिफिकेशन तो याद हो जाएगा। 5 का नहीं होगा तो भी चलेगा, टूटा फूटा लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन 10 या 15 ड्रग का क्लासिफिकेशन अगर याद रहा तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि एग्जाम के अंदर सवाल जो आएगा उसके अंदर हम वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसका क्लासिफिकेशन हमें अच्छा आता है ना। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बाद में 3rd नंबर पे चीज आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको हम फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। पर्टिकुलर कोई भी ड्रग कैसे काम करती है। अब देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो भाई हर एक क्लासिफिकेशन में हर एक ड्रग का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज वो ट्राई करिए कि जितना छोटा हो सकता है उतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शॉर्ट एंड स्वीट टाइप का लिखना चालू करो। उसमें भाई क्या करना है कि आपको 1 या 2 लाइंस के अंदर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। तो इसको अगर भाई आपको ढूंढना हो कि भाई मुझे पर्टिकुलर हर एक ड्रग का फार्माकोडायनामिक कहां से मिलेगा, तो कुछ मत करिए, आप सीधा साधा जाइए चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाकर के आप सीधा लिखिए, प्लीज चैट जीपीटी प्रोवाइड मी 10 लाइंस फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, या फिर ऐसा कुछ। वो एआई रोबोट अपने आप आपको एक पर्टिकुलर फार्माकोडायनामिक प्रोवाइड करवा देगा जो कॉमन होता है, और इससे आपका काम हो जाएगा। और ट्राई करिए कि आप चैट जीपीटी को ये भी बोल दो प्लीज प्रोवाइड मी इन फ्लो चार्ट फॉर्म, ताकि जो चैट जीपीटी आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देगा, गूगल है वो आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि ड्रग्स इतनी बड़ी डिटेल में नहीं आती है हमारे नर्सिंग में, और हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट है कि हम इतना लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में सिंपली 4 स्टेप होते हैं कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। लगभग 90% ड्रग्स का ही सेम होता है, कुछ ही ड्रग्स का डिफरेंट होता है। तो भाई अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो एक कंसाइज समरी बना लो कि हर एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और एक्सक्रीशन कहाँ होता है, और इसको इसी फॉर्म में लिखना है। तो चैट जीपीटी को आप सिंपली ये बोल दो कि प्लीज प्रोवाइड मी एक जनरल फार्माकोकाइनेटिक फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो वो आपको ADME के फॉर्म में बता देगा, ठीक है। तो उससे आपका ये भी मिल जाएगा। बाकी अभी मैं आपको एक परफेक्ट कंटेंट ढूंढने के लिए, या फिर मैंने जहां से फार्माकोलॉजी पढ़ी, अपने नोट्स बनाए, वो आपको जरिया बताऊंगा, लाइव बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहे। एक एक टॉपिक्स आप वहां से चुन सकते हो, वहां से सारा आपको डिटेल्ड जो नोट्स है वो मिल जाएंगे।
और आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। अगला जो फिफ्थ पॉइंट आता है, फार्माकोकाइनेटिक लिखने के बाद हमें लिखना होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब यह होता है, या फिर आप इसे यूजेज वर्ड करके भी लिख सकते हो, है ना। इसमें हमें लिखनी है कि भाई वो ड्रग्स जो है पर्टिकुलर वो काम कहाँ पे आते हैं, इंडिकेशन। और अगला आता है सिंपली भैया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पे ये नहीं देनी है। तो भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ज्यादा चीजें नहीं आती भाई, कुछ होता है कि भाई प्रेगनेंसी वगैरह में ज्यादा चीजें या लैक्टेशन में अवॉइड की जाती है, और अगर एलर्जी हो तो उसमें ये अवॉइड की जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उसमें ये अवॉइड की जाती है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बहुत ही कम ही होते हैं, इनमें ज्यादा वाइड वैरायटी आपको नहीं मिलती है जितना क्लासिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है। देन आता है एडवर्स इवेंट या साइड इफेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पर्टिकुलर ड्रग्स के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, और एक नर्स को हमेशा पता होना चाहिए। जब आप आगे जाओगे, बड़े होकर के परीक्षाओं की तैयारी करोगे, तब आपको इस चीज का आभास होगा कि यार जितना क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा ड्रग्स का साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेशेंट केयर आप करते हो, तो जब वो भाई पेशेंट दवाई लेगा तो उसके बाद कौन सा उसमें ऐसा साइन आएगा जो उसके साइड इफेक्ट का है, वो नर्स को ही पता लगाना होता है। तो नर्स इसके लिए टोटली रेस्पॉन्सिबल रहती है कि वो उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करे, उसमें एसेस करे। तो पर्टिकुलर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट एंड अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, देन तुम्हें इन चीजों को लर्न करने में, साइड इफेक्ट्स को पढ़ने में थोड़ा सा गौर करना है, अच्छे से पढ़ना है। देन अगला आता है एक छोटा सा इसमें सब टॉपिक सब हेडिंग कि आप डोज लिखोगे, है ना। भाई अब तक हमने क्या क्या कवर किया है, एक बात चीज समझ लो कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, फिर हम फार्माकोकाइनेटिक लिखेंगे, फिर इंडिकेशन लिखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे, देन एडवर्स इफेक्ट लिखेंगे, साइड इफेक्ट लिखेंगे, या है ना, और फिर हम लिखेंगे डोज। डोज डोज इज लाइक कि अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, नहीं तो मत लिखो। डोज इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब भी आपके सामने डोज आए लिखने की, तो आप इसमें एक ये लाइन लिख दिया करो कि एडल्ट डोज एंड पीडियाट्रिक डोज may be vary according to the body weight and disease condition, बस। और बाकी जो मेजर है जैसे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, इनमें क्या है कि फिक्स होता है कि भाई कितना देना है, तो इनमें डोज फिक्स है, इसमें आपका ये फंडा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग आ रही है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा भाई आपको लग रहा है इतनी फेमस नहीं है, तो आप इसमें ये लाइन चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना डोज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखना है, इसके लिए मैंने आपको पूरा 2 पेज प्रोवाइड करवा दिया। इस पूरे 2 पेज को अगर आपने पढ़ लिया तो आप दुनिया की किसी भी ड्रग्स की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ के नहीं आओगे। और इसके नंबर मिलते हैं भैया लास्ट में। भाई एक पेशेंट एजुकेशन है, वो भी आप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। जब तुम्हारे पास कंटेंट नहीं बचा है या जब तुम्हारे पास खूब सारा टाइम पड़ा है, तो एक एक 2-2 लाइन आप पेशेंट एजुकेशन की हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मा के रिगार्डिंग मैंने कौन कौन से वीडियो बना रखे हैं, है ना, और फिर हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा समझेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जुगाड़ ऑलरेडी अवेलेबल है फार्मा के रिगार्डिंग। सो हम चलते हैं अपने यूट्यूब पे। देखिए जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे हमारे चैनल के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी प्लेलिस्ट बना रखी है, मिशन फार्मा बाय नर्सिंग एक्सप्लोरर। और जब आप इसमें जाओगे तो कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक वीडियो है 5 में। मैं भाई 3rd ईयर के अंदर था तभी मैंने ये वीडियो बना दिया था कि आपको कौन कौन सी कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, और यही है रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छी अच्छी लाइनें जो थी मैंने इसमें ऐड की है। तो ये 10-11 नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखी है, इसमें से आप 5-7 भी लिख के आ जाओगे तो बहुत ही अच्छे नंबर देगा वो, ठीक है। तो देन बाकी फार्माकोलॉजी के देखिए मैंने कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स और वो भी बना रखे हैं, है ना, कुछ लेक्चर्स भी डाल रखे हैं, ठीक है। और किस तरीके से 4-5 दिन में पढ़ना है वो सारा फंडा भी डाल रखा है। फार्माकोलॉजी में हमारे वेदांत सर है, उनकी भी क्लासेस हैं यहाँ पे, खूब सारी है, खूब सारा ऐसा फ्री कंटेंट है जो हमने डाल रखा है। तो आप इनको जाकर के देख सकते हो, आपका फायदा ही होगा। अब हम समझते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है, कंटेंट कहाँ से उड़ाना है, क्या बुक की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि फार्माकोलॉजी में आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक बुक खरीदी भी नहीं है कोई भी फार्मा की, ठीक है, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने फार्मा की बुक नहीं पढ़ी है। मैं कहाँ से पढ़ता था, मैं आपको सिंपली बताता हूँ फंडा। अब देखिए मान लीजिए कि भाई मुझे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा और सीधा सीधा लिखूंगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पीपीटी फॉर नर्सिंग, पीपीटी या स्लाइड से, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। देन जब आप इसको सर्च करोगे तो देयर इज लॉट ऑफ स्लाइड्स जो आपके सामने आएगी, और मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि जो आपको भाई ठीक ठाक एक स्लाइड लगती है, मान लीजिए यहाँ पे 2 ही स्लाइड है। ये देखिए पीपीटी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, इसने पहले से मेंशन कर रखा है कि भाई ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करें पीपीटी को। तो देखिए यहाँ पे भाई सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया है इसने भी यही फॉलो किया है कि भाई इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन के बाद में भाई क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए ना कितना प्यारा सा इसने लिख रखा है, कितनी प्यारी सी स्लाइड्स है जिसपे आपको सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और इन क्लासिफिकेशन के बाद में फिर हम 27 पेज में इसको लिख रखा है, देखिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन वगैरह सब लिख रखे हैं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है भाई कि आप अपना कंटेंट यहाँ से खुद रेडी कर सकते हो, ठीक है, आप अपना कंटेंट खुद रेडी कर सकते हो।
बहुत ही इजी है और इजीली आप इन चीजों को पढ़ सकते हो और स्लाइड शेयर पे आपको हर एक ड्रग्स मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी भाई अपने नोट्स बनाओ तो यहाँ से बना लिया करो, बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है। और फार्मा तो मैंने पूरी इन स्लाइड से ही पढ़ी है, तो स्लाइड से पढ़ पढ़ के अपने नोट्स बना लो। अब मान लो भाई तुम में फिर भी नहीं आता है, ठीक है, तो चैट जीपीटी नाम का एक ऐप है, सब जानते होंगे, वहां पे जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के आप सीधा लिखिए कि भाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नोट्स फॉर माई नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, ये आप जैसे इसको अपने एआई को पूछोगे ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नोट्स फॉर माई नर्सिंग एग्जाम, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम फोकस्ड नोट्स आ जाएंगे और इसमें है ना ये लगभग अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर देता है। ठीक है, एआई अपने आप ही जनरेट कर देगा, क्लासिफिकेशन वगैरह देखो इसने अपना बना ही रखा है। ठीक है, हालांकि टोटल इसको कॉपी नहीं करना है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको है ना और लिख दो कि मोर डिटेल्स। जब आप इसको ये लिखोगे मोर डिटेल्स, तो ये और डिटेल्स में आपको नोट्स दे देगा। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से इसने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नर्सिंग कंसिडरेशन और अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चैट जीपीटी है, बहुत ही स्मार्ट है, आजकल स्मार्ट है इसका जमाना है भाई। ठीक है, और तुम लोग इसको ये भी लिख दोगे ना, प्लीज प्रोवाइड मी इन इंग्लिश, ये आपको हिंदी इंग्लिश में मिक्स दे देगा। ठीक है, नोट्स हिंदी इंग्लिश हाइपरटेंशन। भाई अगर कोई ऐसा बंदा है जो अंग्रेजी मीडियम का है और उसको ज्यादा समझ नहीं आता है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ लो। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स पढ़ के बस तुम्हें एग्जाम निकालना है ना, बेक नहीं आनी है, बेक नहीं लानी है, इस तरीके से पढ़ना है। तो देख लो काफी सारी चीजें लिख रखी है भाई, आसान भाषा में ऐसे समझ आ जाता है, ऐसे समझ आ जाता है। तो आजकल जो मॉडर्न चीजें हैं उनका यूज करो, चैट जीपीटी वगैरह है, स्लाइड्स है, ऐसे इनका यूज करके अपना काम हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे तो कई चीजों का ये फ्लो चार्ट्स भी बना देता है। ठीक है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से अब आगे हम देखते हैं कि पढ़ना कैसे, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन का। अब इंसुलिन लूंगा तो इंट्रोडक्शन तो मैं लिख ही दूंगा, एक लाइन में डायबिटीज लिख दूंगा, एक लाइन में ये लिख दूंगा दवाई के बारे में कि इंसुलिन होता क्या है ना। फिर भाई मैं इसका क्लासिफिकेशन है वो याद दूंगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आएगा जोर। ठीक है, लेकिन मुझे भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई फार्माकोलॉजी ऐसे पास हो जाएंगे एक रात पहले पढ़ के। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वन लाइन में मैं क्लियर करना चाहूंगा। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स इसका एडीएमई के फॉर्म में लिखूंगा, इंडिकेशन लिखूंगा कि कहाँ काम आती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखूंगा, साइड इफेक्ट लिखूंगा। देन डोज लिख दूंगा कि भाई एडल्ट डोज और ये पीडियाट्रिक डोज या जो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग होता है उस हिसाब से डिफरेंट। फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दूंगा। अब मेन देखो, सबसे ज्यादा जो टाइम लग रहा है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज लगभग कॉमन होती है, इनको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। डोज वगैरह इतना याद नहीं करना है, साइड इफेक्ट याद करने में आपको टाइम लगेगा, साइड इफेक्ट आपको याद करने में जो रहेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लगभग लगभग सेम होते हैं। इंडिकेशंस आपको पता चल जाएगा कि ड्रग्स किस चीज की है, तो उससे इंडिकेशन के बारे में पता लग जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स है वो भी लगभग सेम होती है। फार्माकोडायनेमिक या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसको हम लिखते हैं, इसको लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, इसको याद करने में समय लगेगा और समय लगेगा मेन क्लासिफिकेशन में, इसमें आएगा तुम्हें थोड़ा सा जोर। बट इसमें तुम्हें दो एग्जाम्पल या एक तो बहुत कम हो जाता है, दो एग्जाम्पल अगर तुम याद करोगे तो बहुत है, और इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो बहुत है। यानी कि मेनली फोकस करना इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट पे। बाकी सारी चीजें आप ऑटोमेटिक याद कर पाओगे। अगर इन तीन चीजों को मेजरली आप हर ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हो तो आपकी फार्मा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए ये वीडियो स्पेशली आपकी फार्मा के लिए है, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है और इतनी गर्मी में अब आप समझिए कि थोड़ा बहुत संघर्ष की। अभी देख लीजिए कि रात के करीब 12:30 बजे हैं और ये टैब भी अब डिस्चार्ज हो गया है, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका ये फंडा क्लियर करूँ। सेमेस्टर में हो, मुझे पता है नए बच्चे हो, तो थोड़ा सा फार्मा पे ध्यान दिया करो, क्योंकि फार्मा आपकी बैक लगा सकती है और बैक लग गई तो 3 सब्जेक्ट्स वापस करने पड़ते हैं। तो यार वही बात है कि समय का नुकसान है, पैसों का नुकसान है, तो इससे अच्छा आप एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। थोड़ा सा समय लगेगा बट आप कर लोगे, इतना टफ नहीं है फार्मा, लोग क्लियर कर देते हैं, बट आपको थोड़ा सा टेक्निक्स आना चाहिए। अब वो टेक्निक्स आएगी, वो शार्पनेस आएगी जब आप उस पर काम करोगे। आप लोग, मैंने एक बार जितने कितने वीडियो अपलोड कर रखे हैं फार्मा के रिगार्डिंग, आप उन्हें देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, आपको 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन आई श्योर कि आपको उनसे एक इंसाइट जरूर मिलेगी कि हमें फार्मा कैसे पढ़नी है, फार्मा में कैसे लिखना है, नर्सिंग के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आप रिव्यूज अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे रिव्यूज देते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अगले वीडियो में जल्दी हमारी मुलाकात होगी।